तो हेलो गाइस, जेई मेंस 2025 का रिवीजन प्रोग्राम कोर्स हमारे इस चैनल पे आ चुका है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स पे क्या क्या टेंटेटिव प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं जेई मेंस पे, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम है, 1 मोल आइडियल मोनोटॉमिक गैस है जिसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे, जो कि फिगर में दिखा चुका है। इस एक्सपेंशन के अगेंस्ट वर्क डन निकालने बोल रहा है। कभी भी सवाल जब ऐसा आए तो हम लोग चेक करते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो ग्राफ चिक चिक के बोल रहा है कि हम रिवर्सिबल हैं। दूसरी बात, चूंकि ये पीवी कर्व है, पीवी कर्व जब कभी भी इस तरीके का बनकर आता है तो हमें फिर उस समय चेक करना होता है कि वो प्रोसेस क्या मेरा आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल अगर है और आइडियल गैस है तो स्टेट 1 पे और स्टेट 2 पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा के चेक कर लेंगे। और इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल के लिए तुम्हें तो पता ही है, P1 V1 इक्वल्स P2 V2। अगर वो ऐसा है विच मीन्स वॉट, टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट है। एंड अगर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया। तो अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, 2.303 nRT log V2/V1 होता है। तो तुम यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देना जो कि 1 है, और सारे यूनिट्स जो है ऑप्शंस में वो जूल्स में दे रखे हैं। तुम वहाँ पे r का वैल्यू 8.314 पुट करना। टेम्परेचर ऑलरेडी वो दिया हुआ है 298, एंड देन log V2/V1 जो कि सिंपली log 2 आएगा। या तो तुम log V2/V1 कर सकते हो, नहीं तो तुम वर्क डन वाला दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो, 2.303 nRT log P1/P2। ओके, तुम वो भी कर सकते हो। तो सारा फॉर्मूला लगाने के बाद से तुम्हें पता चलेगा कि जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -1717.5 जूल। तो वो जो कि ऑप्शन बी है, बॉम्बे इज़ द राइट चॉइस। तो जो अपना दूसरा प्रॉब्लम है ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, थियरी के ऊपर बेस्ड है। देखने से लग रहा है कि काफ़ी लेंदी होगा बट बहुत आसान है, चालू होते के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक आइडियल गैस है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, इंटरनल प्रेशर जो उसका P1 है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है। इरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं हम इसको जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। एंड जो फाइनल प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर जो द फाइनल इंटरनल प्रेशर या वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो P2V2T2 है। तो इस एक्सपेंशन के अगेंस्ट 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो अगर तुम देख रहे हो ये, तो थर्मली इंसुलेटेड वेसल बोलने का मतलब ही है कि जो तुम्हारा Q है वो ज़ीरो है, और Q ज़ीरो है मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया, ख़त्म बात। ठीक है। और ये बोल रहा है इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब P एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो है ना। अगर P एक्सटर्नल ज़ीरो है मतलब एक तरह से फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। और जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो वो इरिवर्सिबल ही होता है, और दो तरीके से होता है। ओके, आइसोथर्मल, जो कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक ही हो जाता है, और जो दूसरा होता है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो आइसोथर्मल हो जाता है। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन जो है वो आइसोथर्मल हो जाता है। तो Q तो ज़ीरो होगा ही, टेम्परेचर सेम ही होगा, और जब टेम्परेचर सेम होगा तो ये जो P2V2 इक्वल्स P1V1 है वो भी सेम होगा। सिंगल करेक्ट में अगर ये होगा तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, दिल्ली विल बी द राइट आंसर। अगला प्रॉब्लम भी मज़ेदार है, तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो प्लॉट है वो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिएक्शंस के बारे में, एक्सोथर्मिक के बारे में तुम्हें जानकारी होगा। डेल्टा एच क्या होता है इसके लिए, निगेटिव होता है। और एल एन के का इक्वेशन टेम्परेचर के साथ हम 3 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ओके, इक्विलिब्रियम में, थर्मो में, समझ आ रहा है क्या। इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, और लिक्विड सॉल्यूशंस हो गया। थोड़ा सा सारे में डिफरेंस होता है, बट मोर और लेस जो अपना एजेंडा है वो सेम ही रहता है। ओके, वहाँ से अगर हम बात करें तो जो मेरा एल एन के है वो -ΔH/RT होगा, प्लस कांस्टेंट होगा। एंड अगर ऐसा है
देन डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव निगेटिव का क्या हो जाएगा, वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो 1/RT प्लस कांस्टेंट है, और ये तो तुम्हारा कहाँ है, y पे है, और ये कहाँ है तुम्हारा 1/T x पे है। तो तुम्हें कुछ ऐसा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप दिख रहा है, ओके, कि इक्वेशंस निकल के आ रहा है। b वाला ऐसा ही फर्जी है, c वाला होगा ही नहीं, d वाला भी वैसे ही ख़राब है। तो राइट आंसर इस ऑप्शन के लिए क्या होगा, राइट आंसर वुड बी आगरा। आगरा विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस वन। तो इस क्वेश्चन में चेक कर रहा है कि आपको स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आता है या नहीं है, ठीक है। सो थर्मो में तुम्हें पता ही होगा कि जो डेल्टा एस होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो पाथ फंक्शन है वो जो W है हमारा, वो पाथ फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे निर्भर करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम डेल्टा एस के बारे में बात करें फ्रॉम x टू z, तो x इनिशियल है और z फाइनल है, और यहाँ डेल्टा एस जो है वो x टू y है, प्लस डेल्टा एस क्या है, y टू z है। तो ठीक है, x इनिशियल है और z फाइनल है, और बीच में ये y आ रहा है, तो y तो बीच में काउंट हो ही गया है। सो ये पहला ऑप्शन सही है, आगरा इज़ द राइट चॉइस। बट अगर हम वर्क के अगेंस्ट चीज़ों को लिखें, x टू z अगर हम जा रहे हैं, और अगर हम x टू z जा रहे हैं तो ये एक दूसरा पाथ है, और इधर x टू y जा रहे हैं तो ये एक दूसरा पाथ है, y टू z दूसरा पाथ है। तो इसको हम लिख नहीं सकते कि ये दोनों बराबर होगा। सिमिलरली तीसरे ऑप्शंस को अगर हम देखें, जो कि x टू y है एंड देन y टू z है, मतलब अगेन फिर से यहाँ से यहाँ ये हरा वाला जो लाइन है, तो y टू z तो तुम्हारा आइसोकोरिक हो गया, तो आइसोकोरिक के लिए तो वर्क ज़ीरो ही हो गया, ख़त्म है। लेकिन यहाँ से हम ये बोल सकते कि जो x टू y जा रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, सो वो आइसोबैरिक हो गया, एंड आइसोबैरिक हो गया, और जो W से x वर्क डन x टू y टू z है, ये तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि वर्क डन जो x से y जा रहा है वो तो सेम ही है। सो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, ख़त्म, गलत है ये, यहाँ इक्वल टू नहीं होना चाहिए था अगर इसको सही होना है। तो सी बी इज़ द करेक्ट चॉइस, इज़ द रॉन्ग चॉइस, एंड डी बी इसी नतीजे पे निकल के आता है कि डी बी फर्जी है। सो राइट आंसर फॉर दिस वन, राइट आंसर फॉर दिस वन वुड बी आगरा। ओके, फिर से आगरा करेक्ट हो गया। तो अगला प्रॉब्लम है वर्क डन से रिलेटेड। एक्चुअली जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये इस बात पे निर्भर करता है कि पी एक्सटर्नल का यूनिट क्या ले रहे हो, वॉल्यूम का यूनिट क्या ले रहे हो, उस हिसाब से वर्क का यूनिट निकल के आता है। ओके, सो अगर प्रेशर जो है वो तुम ATM में ले रहे हो और वॉल्यूम जो है वो अगर वो तुम लीटर में ले रहे हो तो वो ATM लीटर हो गया, या फिर अगर आप प्रेशर जो है वो तुम अगर बार में ले रहे हो सो इट विल बी लाइक बार लीटर। एंड अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे जाओ तो Q प्लस W जो है वो डेल्टा U है, मतलब यहाँ डेल्टा U जो है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। सो यहाँ पे वर्क डन जो है वो उसका 3 यूनिट हो सकता है, एक आप जूल में लिख सकते हो, दूसरा जो है वो आप कैलोरीज में लिख सकते, और तीसरा जो है वो इधर ATM लीटर और बार लीटर। सो अगर कन्वर्जेंस नहीं पता है तुमको तो फिर ये तुम कर नहीं पाओगे, अटक जाओगे। सो 1 ATM लीटर जो है, ठीक है, वो होता है 24.2 कैलोरीज के ऊपर के बराबर होता है, और जो एक कैलोरी होता है वो होता है 4.184 जूल। सो अगर ये तुम्हें पता है देन ओनली तुम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेंस पूछ सकता है तुमसे। तो राइट चॉइस इसका होगा बॉम्बे, बॉम्बे इज़ द करेक्ट वन। नॉट प्लस RT ln Q के बराबर होता है, और जब चीज़ें इक्विलिब्रियम पे होती हैं सो डेल्टा G उस समय जीरो होता है। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G जीरो होता है, डेल्टा G नॉट जीरो नहीं होता है। ओके, सो डेल्टा G नॉट जो है अगर इक्विलिब्रियम पे हम लिखें तो वो -RT होगा, और इक्विलिब्रियम पे जो है वो
Q जो है रिएक्शन कोशेंट वो K इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, तो मैं वहाँ पे सीधा K लिख दे रहा हूँ। सो सारा वैल्यू पता है तुम्हें। स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी निकालना है, ओके, सेम टेम्परेचर पे निकालना है। ये तुम्हें 0.008 दे रखा है उसने। तो जब तुम पुट करोगे इसको ln को हटा के लॉग कर लो, ओके, टू द बेस 10, 2.303, आर का वैल्यू ले लो 8.314, टेम्परेचर 298 कर लो, और लॉग जो है वो 0.008 कर लो। सो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 11964.65 जूल। देखो दोस्त, कैलकुलेशन तो तुमको करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कैलकुलेटर वगैरह कर लेंगे देन फिर प्रॉब्लम है, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स में इस टाइप का कैलकुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। तो यहाँ से व्हेन यू विल सॉल्व देन तुम्हारा आंसर 11.96 किलो जूल अप्रॉक्सीमेटली तुम मार्क कर सकते हो, जो कि आगरा है, ओके। तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें पूछ रहा है कि इंट्रॉपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग निकालना है, ठीक है। तो देखो दोस्त, जो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है ना। अब अगर सराउंडिंग के बारे में बोल रहा है तो तुम इसको लिख लो, क्यू रिवर्सिबल किसका, सराउंडिंग का, क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग बाय टी। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो ये सारा जो लैंग्वेज जो रायता फैला हुआ है वो साफ साफ बोल रहा है कि वो सिस्टम का है सारा डेटा, ओके। बट तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर सिस्टम का अगर वो डेटा है और वहाँ से लेट्स सपोज तुम बाय एनी हाउ क्यू निकाल दिए, तो जो सिस्टम हीट छोड़ेगा सराउंडिंग जो है वो वही हीट लेगा। और भाड़ में गया सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल हीट छोड़ रहा है या इरिवर्सिबल हीट छोड़ रहा है, सराउंडिंग जो है वो उसको हमेशा रिवर्सिबली ही लेता है। तो अब आओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चूंकि ये प्रॉब्लम के अंदर बोला गया है आइसोथर्मल काम हो रही है, आइसोथर्मल है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया, एंड हम ये बोल सकते हैं कि ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हो गया। अब चूंकि आइडियल गैस है तो उसके लिए डेल्टा यू ज़ीरो होगा, तो क्यू जो होगा वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, एंड माइनस डब्ल्यू जो है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर होगा। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, ठीक है। और पी का वैल्यू दे रखा है उसने 3 है, और डेल्टा वी तो पता ही है वो 1 है। बट इस काम को जब तुम कर रहे हो तो यहाँ देख लेना कि यूनिट जो है वो एटीएम लीटर में है। तो जो तुम्हारा क्यू निकल के आया है वो एटीएम लीटर में आया है। बाद में एटीएम लीटर 1 एटीएम लीटर जो है वो 101.3 जूल के बराबर होता है। सो यहाँ से जो डेल्टा एस सराउंडिंग है, ठीक है, वो तुम लिखोगे माइनस क्यू बाय टी, बिकॉज ये जो सिस्टम हीट छोड़ेगा सराउंडिंग वही हीट लेगा। सो जो छोड़ रहा है सो इट विल बी लाइक माइनस आएगा। तो वहाँ पे -3 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग कितना है, 300 है ना। और यहाँ से आंसर तुम्हारा निकल के आएगा -1.013। और यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखना, जूल पर केल्विन। एनीवेज अगर ये ऐसा है तो फिर इसका राइट आंसर है कैलकटा। कैलकटा इज़ द राइट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर अगला सवाल जो है वो हमारा थर्मोकेमिस्ट्री पे है। कंप्लीट कंबशन बोल रहा है 1 मोल ब्यूटेन का, और 2658 किलो जूल हीट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ज़्यादा भावना में मत बह जाना इस सवाल में, बिकॉज अगर हम लोग लिखते हैं हीट रिलीज्ड, ठीक है, तो हम लोग साइन के साथ लिखते हैं, समझ आया क्या, -2658 लिखने का किलो जूल। बट अगर जब बोलते हैं तो उसमें माइनस ओनस नहीं बोलते, वो ये बोलते हीट रिलीज है या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड है। अब इस लैंग्वेज को देखते हुए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, चांस ही नहीं बनता उसका। दूसरा ऑप्शन पता नहीं, -1329 आई थिंक उसका हाफ वैल्यू ले रखा है उसने माइनस के साथ, है ना। थर्ड और फोर्थ वाले में प्रॉब्लम होगा, ओके। एंड अगर तुमको ये बात याद है कि लिखते वक्त हम लोग साइन के साथ लिखते हैं तो फिर आराम से मार्क करोगे, ओके। तो कैलकटा इसका राइट आंसर होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ पे हीट के बारे में बात हो रही है, ये काम हम वर्क के साथ भी कर सकते हैं। वर्क डन लिखेंगे -50 जूल और बोलेंगे कि जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम इज
50 जूल। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। ठीक है, तो जो अपना अगला सेगमेंट है वो एसर्शन रीजन का है। अगर और एसर्शन रीजन में थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने का इसको। हम लोग 3 सवाल लेंगे एसर्शन रीजन पे। तो ये पहला सवाल है। एसर्शन बोल रहा है कि एक लिक्विड जो है वो क्रिस्टलाइजेज हो रहा है सॉलिड में एंड इज़ एक्म्पनीड बाय अ डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो सही बात है, सॉलिड्स के अंदर चीज़ें जो हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, तो रेंडमनेस जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू लिक्विड्स। सो ये तो बात सही है, ठीक है। तो अगर हम रेंडमनेस के बारे में बात करें देन लिक्विड के अंदर रेंडमनेस ज़्यादा होगी, सो कि सही है। और जो रीज़न उसका बोल रहा है वो बोल रहा है कि क्रिस्टल्स के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्डर्ड मैनर, वही उसी की मैं बात कर रहा था, जो कि सही है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation, okay, for assertion A। ये दूसरा सवाल है assertion reason वाला। ये बोल रहा है क्या कि एडिशन ऑफ Q एंड W गिव्स डेल्टा U, जो कि सही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला वाला तो अंधा भी आंसर कर देगा। और जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा है, रीज़न जो इसके बारे में बोल रहा है कि दो पाथ फंक्शन को ऐड करने से स्टेट फंक्शन नहीं मिलता, ये बकवास बात है। Q और W क्या है? पाथ फंक्शन है, एंड डेल्टा यू क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो ये तो साफ साफ ये गलत है, साफ साफ गलत है ये। एंड अगर ऐसा है देन कैलकाटा विल बी द राइट चॉइस। कैलकाटा विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस वाले असर्शन रीजन में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा हाइयर टेम्परेचर पे। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सो अगर हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी नॉट को लेस देन ज़ीरो होना होगा, विच मीन्स ये जो सेकंड वाला फैक्टर है टी डेल्टा एस नॉट, ये वाला फैक्टर जो है वो डेल्टा एच नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो डेल्टा एस नॉट भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच नॉट भी पॉजिटिव है, एंड अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है देन हम मान के चलेंगे कि ये जो मेरा सेकंड वाला टर्म है वो मेरे फर्स्ट वाले टर्म को से ज़्यादा होगा, एंड अगर वो ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी नॉट लेस देन ज़ीरो है। सो असर्शन करेक्ट है। एंड अगर हम रीज़न के बारे में बात करें, ठीक है, तो सारा प्रोसेस जो है विद पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज और स्पॉन्टेनियस, जो कि सरासर गलत है। हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं, ओके। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज दिस इज़ ट्रू। हेंस द राइट चॉइस अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ कैलकाटा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ग्रेफाइट को हम लोग जला रहे हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, उसके अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन है। टेम्परेचर राइज जो हो रहा है वो 298 से 299 जा रहा है। मतलब अगर हम डिफरेंस इन टेम्परेचर की बात करें देन इट विल कम आउट एज 1K, ओके। चूँकि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट है सो मोल्स निकाल लेते हैं, इट विल कम आउट एज 1/12। एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो 20.7 है। सो अब उसको मैं CV लिख दे रहा हूँ, या फिर वो CP भी हो सकता है, एंड दैट इज़ 20.7 किलो जूल, ओके, पर केल्विन। ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम अगर इस रिएक्शन को देख पा रहे हो तो इस रिएक्शंस का जो है वो डेल्टा एन जी क्या है? 0 है। तो अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया मतलब जो मेरा डेल्टा एच है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। एंड अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0, सो डेल्टा एच क्या हो गया? डेल्टा यू। इसीलिए जो मैं हीट कैपेसिटी था ना वो या तो मैं CP लिख रहा था या फिर CV लिख रहा था, फ़र्क नहीं पड़ता, इस केस में दोनों बराबर होंगे। तो अगर मुझे इंथैल्पी चेंज निकालना है सो अब हम जो हीट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CV डेल्टा T है ना। सो CV दिया हुआ है 20.7 एंड डेल्टा T कितना है? 1 है। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 20.7 किलो जूल, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा हीट है एक्चुअली ये हीट रिलीज्ड है, एंड अगर ये हीट रिलीज्ड है, ठीक है, सो यहाँ पे हमें माइनस डालना होगा, ठीक। तो ये माइनस डाला मैंने। अब हीट रिलीज इसलिए क्योंकि ये कंबशन है, ठीक है ना। अब उसके बाद से यही जो मेरा Q है वो डेल्टा U के बराबर होगा, बट हमें पता है डेल्टा U हम लोग पर मोल के लिए लिखते हैं। सो यहाँ से जो ये वो डेल्टा U माइनस 20.7 डिवाइडेड बाई 1/12, सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे देन इट विल कम आउट टू बी माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल, ओके। सो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा,
ठीक है, अगला सवाल फिर से थर्मोकेमिस्ट्री पे है। क्वेश्चन बोल रहा है BaCl2 सॉलिड, हाइड्रेशन हो रहा है एंड गिविंग BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। ओके, इसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा एच एंड बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन BaCl2 का, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर BaCl2 विच मीन्स एक्वस टू BaCl2 एक्वस, ये कितना दिया हुआ है -20.6 किलो जूल। एंड जो दूसरा डेटा दिया हुआ है BaCl2, फिर से इसका भी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ही डॉट 2H2O सॉलिड एक्वस से क्या मिलेगा BaCl2 एक्वस, एंड ये वैल्यू कितना है 8.8 प्लस का है किलो जूल। तो तुम्हें ये दोनों इक्वेशन यूज़ करने हैं एंड इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके तुमको मैनिपुलेट करके ये वाला इक्वेशन लाना है। सो अगर देख पा रहे हो तो इस वाले रिएक्शन को मैं ऐसा रिवर्स कर दूंगा एंड रिवर्स करके इफ़ इसको आई एम सेइंग 1 एंड इसको अगर मैं 2 बोल रहा हूँ और 1 और 2 को ऐड करूँगा तो ये जो मेरा मेन वाला जो रिएक्शन है वो मुझे मिल जाएगा। सो जब मैं वैसा करूँगा देन फर्स्ट वाले रिएक्शंस के लिए जो मेरा डेल्टा एच निकल के आएगा वो क्या आएगा -20.6 किलो जूल, क्योंकि मैंने इस वाले रिएक्शंस को कुछ डिस्टर्ब ही नहीं किया, दूसरे वाले रिएक्शंस को रिवर्स किया है, तो BaCl2 कैंसिल्ड हो जाएगा एंड वो जो +8.8 था वो माइनस हो जाएगा एंड यहाँ से करने के बाद से यू विल बी गेटिंग 29.4 किलो जूल। ओके, तो इतना क्वेश्चंस कर लेने के बाद से आप कॉन्फिडेंट तो हो ही जाओगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हाँ ठीक है, अगर सवाल आएगा तो कर लेंगे। देखो अगर कोई ठान लेगा कि तुमसे सवाल नहीं बनवाना है तो वो नहीं बनवा पाएगा ना। तो अभी तक जितना सवाल मैंने दिया है, सवाल तो बहुत है, इनफाइनाइट है, तो अभी तक आपको जितना सवाल कराया गया है उतने सवाल को आप कर लीजिए, एक रफ आइडिया तुम्हें मिल गया होगा कि तुम्हें कैसे चीज़ों को अप्रोच करनी है। रेस्ट इज़ लाइक ऐसा चिल मारो एंड दूसरे चैप्टर्स पे भी फोकस करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।